हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछला क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था और पृथ्वी को पढ़ाते हुए हमने बताया था कि पृथ्वी का जो शेप है वह जियोइड शेप है। इसके बाहर के जो स्थिति है वह इन्वायरमेंट है या जो वातावरण है, और इसके अंदर की जो स्थिति है वह पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस पृथ्वी की स्थिति को देखें तो कुल मिला करके यह जो पृथ्वी है इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है यह है हमारा वातावरण है या वातावरण है, या इसको हम अंतरिक्ष तक इसको ले सकते हैं। हमारे वातावरण से अंतरिक्ष तक का जो हिस्सा है यह बाहर का स्थिति है, और इसके ठीक नीचे वाला जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, तो आंतरिक संरचनाओं को हम लोग दो हिस्सों में बांट करके पढ़ा था। उसमें जो एक हिस्सा है इसको थोड़ा सा मैं और मोटा कर दूं पेन को, आपको देखने में सहूलियत हो। जो आंतरिक संरचना है इसको हम लोग दो स्थितियों में पढ़े थे। आंतरिक संरचना हमने ये बताया था कि जो आंतरिक संरचना है ना इसको हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक इसके बनावट के आधार पर, मतलब कि यह कौन कौन सा तत्व से मिलकर के बना है, बनावट जो है वह किस तत्व से मिलकर के बना है, और एक इसका संरचना कैसा है। संरचना कैसा है मतलब कि इसकी जो स्थिति है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने ये आपको बताया था कि पृथ्वी का जो बनावट है यह 3 स्तरों से मिलकर बनी है। इसके अंदर का जो हिस्सा है वो कोर है, इसके जस्ट बाहर वाला जो हिस्सा है वो मेंटल है, और इसके बाहर का जो हिस्सा ये क्रस्ट का हिस्सा है। पिछला क्लास का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो यह आपके स्टोर में उपलब्ध है, आप वहाँ यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरा जो हमने इसके तत्वों के बारे में बताया था, इस तत्वों में कि जो पृथ्वी है, अगर हम इसको अगर मान लें कि हमारा पृथ्वी का सतह यह है, तो इसके जैसे जैसे हम नीचे की ओर चलते हैं ना तो इसमें कुछ बनावटों में परिवर्तन आ रहा है ना। और इस परिवर्तनों में हमने बताया था कि जो ऊपर का जो स्थिति है वह सॉफ्ट है, यानी कि भुरभुरा है। यहाँ ऊपर वाला जो मिट्टी वाला हिस्सा है, ये जो मिट्टी वाला जो हिस्सा है, जो तत्व वाला हिस्सा है, यह अपरदन से बना हुआ है। ये अपरदन से बना हुआ है। तो यह जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, अगर हम पृथ्वी के केंद्र को माने कि यहाँ से जहाँ से हम चल रहे हैं यह 0 किलोमीटर से हम चल रहे हैं, और जहाँ पर यह अंत हो रहा है यह 6371 किलोमीटर है। तो यहाँ से जब हम 100 किलोमीटर तक नीचे आते हैं ना, 100 किलोमीटर तक, तो यहाँ का जो स्थिति है वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लिया हुआ है। इसका जो बनावट है इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की उपस्थिति है ना, इसलिए इस क्षेत्र को हम बोलते हैं सियाल। सियाल सबसे ऊपरी परत है। अच्छा, इसके जस्ट जो नीचे वाला परत है जिसको हमने मेंटल वाला हिस्सा बताया था ना, यह जो मेंटल वाला हिस्सा है यह लगभग 2900 किलोमीटर तक है। तो 2900 किलोमीटर के बीच वाला क्षेत्र है ना, यह बहुत ही हार्ड है, और यह सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को हम सीमा बोलते हैं। सीमा है। और जो सबसे नीचे वाला है इसमें जो आंतरिक भाग है, जो कोर वाला है, वह तो क्रूड के रूप में है। ये क्रूड है, क्रूड। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है यह लिक्विड के भाग है। तो यह दोनों ही हिस्सा केंद्र से लेकर के और 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ना, यह कहलाता है नीफे। नीफे मतलब इसमें निकेल तथा फेरस की उपस्थिति है। कुल मिलाकर पृथ्वी का जो तत्वों का उपलब्धता है, इस तत्वों में जो सबसे ऊपर है इसमें सिलिका और एल्युमिनियम है, इसको सियाल बोलते हैं। बीच वाला क्षेत्र
सीमा है, सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है यह नीफे है। यह 3 परतों में बटी हुई है। आपसे जो पूछा जाने वाला प्रश्न है उसमें यही पूछा जाएगा कि जो सिलिका और एल्युमिनियम है इसकी उपस्थिति कहाँ मिलेगी, सिलिका और ये मैग्नीशियम की उपस्थिति कहाँ मिलेगी, निकेल और फेरस का उपस्थिति कहाँ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो पृथ्वी है इसके संरचनाओं को हम 2 वर्गों में रख सकते हैं, एक इसके तत्वों के आधार पर और दूसरा इसके संरचना के आधार पर। तो जब हम संरचना के आधार पर पढ़ेंगे तो इस तरह का जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन किया था, ये जो मेंटल, कोर और क्रस्ट का, तो यह इसकी संरचना है और जो तत्वों की उपस्थिति है वो ये है। तो अगर हम इसको ये ऐसे लिखें कि जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना, इस संरचना को हम 2 भागों में रख सकते हैं। एक भाग है जो इसमें तत्वों की उपस्थिति के आधार पर हम इसका वर्गीकरण अगर करें तो पृथ्वी का ये 3 लेयर, जो सबसे ऊपरी लेयर है यह हो गया आपका सियाल, ये हो गया यह हो गया सिलिका और मैग्नीशियम, मतलब सियाल सीमा, इसको मैं सीमा लिख दूं, सीमा। और जो सबसे निचला परत है ये है नीफे। 3 परतें हैं इसकी। इन तीनों परतों की अगर गहराइयों को देख लें तो यह 0 किलोमीटर से स्टार्ट होगा, 100 किलोमीटर, यह 2900 किलोमीटर और यह 3671 किलोमीटर का एरिया है। कुल अगर हम इसके संरचना पर देखें कि इसकी जो बनावट है वह किस तरह की है, तो यह पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट, बीच वाला जो भाग है यह है मेंटल और नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कोर। इसमें भी हमने बताया था कि यह कई भागों में बटा हुआ है। इसका जो ऊपरी भाग है इसको अगर हम 2 भागों में बांट दें तो यह आउटर कोर हो गया क्रस्ट, यह इनर क्रस्ट हो गया। इसको भी अगर हम 2 भागों में बांट दें तो इसका ऊपर वाला जो भाग है यह हो गया आपका आउटर और अंदर वाला जो भाग है ये हो गया इनर मेंटल। इसी तरह से इसको भी अगर हम बांट दें तो इसका जो ऊपरी भाग है यह आउटर कोर और ये नीचे वाला हो गया इनर कोर। इसी में हमने बताया था कि इसमें कुछ असंबद्धताएं होती हैं, कि मतलब कि जो इसका विभाजन करता है, 2 परतों के बीच का जो विभाजक रेखा है उसको हम असंबद्धता बोलते हैं। तो जो क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाली जो सीमा है इसको हम कोनार्ड की संबद्धता बोलते हैं, कोनार्ड। जो क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो संरचना है, क्रस्ट और मेंटल का, इसको देख लीजिए, इसको मैं रेड से कर दिया। तो अच्छा, जो आउटर और इनर मेंटल के बीच में, अच्छा इसका क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, इसको हमने बताया था कि यह मोहो की असंबद्धता है। मोहो मेंटल और दोनों मेंटलों के बीच की जो असंबद्धता है इसको हमने बोला था कि यह गुटेनबर्ग की है। सॉरी, ये गुटेनबर्ग नीचे, इसको रपेटी की असंबद्धता कहते हैं, ये रपेटी है। फिर ये गुटेनबर्ग, यह लेहमैन। तो कुल मिलकर यह असंबद्धताएं हैं, लेहमैन की असंबद्धता। फिर उसके बाद में हमने ये भी बताया था कि इसका जो मोटाई है यह 0 किलोमीटर से, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं
तो यह 45 किलोमीटर तक है, 45 से 50 किलोमीटर का रेंज होता है। यह 2900 किलोमीटर तक का रेंज है और यह 6371 किलोमीटर का है। इससे बाहर के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आपका जो भी तैयारी है वो इसी के रिगार्डिंग करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे अपना बेस्ट दे पाते हैं उन्हीं का रिजल्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ करके दिमाग को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जितना कम से कम डाटा हो उसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट दीजिए, वहीं आपके एग्जाम के लिए बेहतर है। इसी पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। जो आंतरिक संरचना है इसको बस 2 स्तरों पर हमने आपको बताया कि यह सियाल, सीमा और नीफे है। जो इसके संरचना के आधार पर है, इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर है। इसमें असंबद्धता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह सारा असंबद्धता है। संबद्धता का मैंने पिछला क्लास में इसको डिस्कस किया था। इसको और बेहतर तरीके से पिछला वीडियो में हम लोगों ने इसको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा था, तो आप उसको वहां से भी देख करके समझ सकते हैं। ये परतों का विभाजन है और यह मुख्य परत है। यह जो है इसमें तत्वों की उपस्थिति है। इसमें सिलिका उपस्थित है, सिलिका है और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। उसी तरह से इसमें सिलिका है और इसमें मैग्नीशियम है। इसमें निकेल है और फेरस है। फेरस मतलब लोहा। तो इसमें यही 2 तत्वों की उपस्थिति है अलग अलग, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। और यदि आपकी इच्छा है आप पढ़िए, लेकिन एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा डाटा को डाल करके अपने दिमाग को कॉम्प्लेक्स नहीं करिए। जितना कम डाटा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने का प्रयास करिए। तो अगर इसको हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर चलें तो एक चीज़ें और आपको जानने वाली है। हमने पिछला क्लास में आपको बताया था कि जो पृथ्वी है इसका जब निर्माण हुआ था ना, तो एक गैसीय फॉर्म में थी। यह गैस से, जैसे मान लीजिए जो अवस्था परिवर्तन है, यह गैस से अगर यह परिवर्तन होता है तो यह द्रव बनेगा और द्रव से बनकर के बाद में यह ठोस बनेगा। यह 3 अवस्थाएं हैं जिसको विज्ञान स्थापित करता है कि अगर कोई वस्तु को हम गर्म करना शुरू करें, कोई ठोस वस्तु है, इसमें गर्म कर रहे हैं मतलब उसमें ऊर्जा का समाहित कर रहे हैं, ऊर्जा उसमें भर रहे हैं। तो अगर हम ऊर्जा भरना शुरू करें तो इसमें हमने ऊर्जा डाला ठोस में, फिर इसके बाद में यह जो ठोस है यह पिघल करके क्या हो जाएगा, द्रव। द्रव को भी और अगर हम उसमें ऊर्जा डालें तो वह हो जाएगा गैस। तो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ ना, वह अत्यंत उच्च तापमान पर हुआ था, उसमें ऊर्जा की मात्रा अत्यंत थी, इसलिए इसका जो फॉर्मेशन है वह गैसीय रूप में हुआ था। फिर वह ठंडी होने के बाद में जब इसका तापमान कम हुआ, मतलब कि यह ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के बाद द्रव बना, फिर द्रव से यह ठोस बना। तो आज का जो पृथ्वी है यह ठोस की अवस्था में मौजूद है। से मान लें कि जब यह द्रव था तो यह अलग अलग बूंदों के रूप में रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके फिर से इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। से मान लीजिए कि जब यह बनी होगी तो उस समय यह द्रवित अवस्था में होगी, लेकिन जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण अब इसका जो आकार है वो गोलीय रूप ऐसे धारण कर लिया होगा, यह द्रव बना। अच्छा, द्रव का जब तापमान कम हुआ तो तापमान के कम होने के बाद में सबसे पहले अगर ठंडा हुआ होगा तो कौन परत ठंडा हुआ, ये ऊपर वाला जो परत है यह ठंडी हुई होगी। अच्छा, यह ऊपरी परत एक पतली सी झिल्ली बनी होगी, फिर उसके बाद में यही परत धीरे 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 मोटा होता चला गया।
और जैसे जैसे यह परत मोटा होता चला गया होगा, ऊपर का जो तापमान का प्रभाव है वह नीचे के तापमान पर नहीं पड़ रहा होगा। यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी का जो अंदर का तापमान था यह था लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना था? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान था। और ये जितना भी आप द्रवित अवस्था में देख रहे हैं इसमें कई प्रकार के तत्व मौजूद थे, जैसे इसमें एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, निकेल और फेरस की मौजूदगी थी। लेकिन समय अंतराल पर जैसे जैसे तापमान कम हुआ, यह तापमान के प्रभाव के कारण यह ऊपरी जो परत थी ना, यह परत धीरे धीरे ठंडी होने शुरू हुई। और जैसे जैसे यह परत ठंडी होते गई वैसे वैसे ऊपर का जो तापमान का जो ठंडा जो तापमान कर रहा था, इसके तापमान का प्रभाव नीचे के क्षेत्र में जाना बंद हो गया। मतलब यह है कि ऊपरी जो वातावरण का प्रभाव है वह निचले वातावरण पर नहीं पड़ा। यानी कि अगर मान लीजिए कि ऊपर का तापमान ठंडा होकर के अगर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अंदर का जो तापमान है लॉक हो गया, इस परत के कारण लॉक हो गया। यानी कि ऊपर के तापमान का प्रभाव नीचे के तापमान पर जब पड़ना बंद हो गया तो अंदर का जो तापमान है यह 6000 का 6000 ही रह गया, लेकिन ऊपर का जो तापमान है यह बदलता चला गया, यह माइनस में इसकी उपस्थिति हो गई। लेकिन यह कितना भी गिरावट इसका हो जाए, अब इस परत के कारण नीचे का तापमान नहीं बदला। और इसके नहीं बदलने के कारण क्या है कि ये जो परत है ना, ये जो परतों को आप देख रहे हैं कई, यह अब नीचे का तापमान अधिक है और ऊपर का तापमान कम है। अब ऊपर का ताप अगर आप देखिएगा कि अगर हम तापमान को बढ़ा रहे हैं, ताप को क्या करें? बढ़ाएं, तो इसमें प्रसार होता है। प्रसार का मतलब है कि जो कण है ना वह दूर दूर जाते हैं। और यदि तापमान को अगर हम घटाएं तो प्रसार कम होता है, मतलब संकुचन होती है या सिकुड़न होती है। तापमान को घटाएं तो सिकुड़न, तापमान को बढ़ाएं तो प्रसार। तो अगर मान लीजिए इधर का जो तापमान है वो 6000 है, तो इसके निचला जो परत है ना इसमें प्रसार हो रहा होगा, इधर किससे प्रसार हो रहा है, फैल रहा है, अंदर का जो भाग है वो फैल रहा है। और बाहर का तापमान हो -10 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो अब 20 डिग्री है तो ऊपर का तापमान कम है तो सिकुड़ रहा है, तो ऊपर सिकुड़ रहा है और बाहर नीचे फैल रहा है। तो इसके कारण इस प्लेट यह कई जगह इसमें दरारें पड़ गई। यह जो परत था ना ये टूट गया, और इस टूटने के कारण क्या हुआ ना कि इसमें दरारें जो पड़ी यह खंडित हो गया। अब मान लीजिए कि यह एक खंड हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक खंड हो गया, 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 ऐसे कई खंडों में यह बंट गया। अच्छा, अलग अलग जब खंड में बंट जाता ना तो इसको जैसे देखिएगा, जैसे आप पूरा अगर बहुत बड़ा अगर कोई चदरा लिए हुए हैं, कोई लोहे की पट्टी ली हुई है, अगर उसको काट देते हैं छोटा छोटा टुकड़ों में तो बोलते हैं कि छोटा छोटा प्लेट है। समझ रहे हैं ना? तो प्लेट कहने का मतलब ये है कि यह जो भाग है ना यह एक प्लेट हो गया, यह एक प्लेट हो गया, यह एक प्लेट हो गया। प्लेट मतलब क्या है कि एक टुकड़ा है। किसका टुकड़ा? वह पृथ्वी का टुकड़ा जो छोटे छोटे भागों में टूट गया। तो इसकी जो संख्या है ना, आगे हम आपको यही आज बताने वाले हैं कि प्लेट क्या होता है। प्लेट, इसके लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिए गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो सतह है वह स्थिर नहीं है, इसमें संचरण होता रहता है। जो पृथ्वी का ऊपरी परत है, जो क्रस्ट है या जो मेंटल है, जो कोर है, वह स्थिर नहीं है, उसमें संचरण हो रहा है, वो परिवर्तनशील है। और इसके परिवर्तनशील होने के लिए जो यह सतह है यह क्या है? परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशीलता के लिए जो जिम्मेवार फैक्टर हैं, अगर मान लीजिए कि यह परिवर्तन जो करते हैं, हमारा जो सतह है यह सतह परिवर्तनशील है, और इसके परिवर्तन करने वाले जो कारक है ना, ये दो तरह के कारक हैं, जो दो तरह के बल हैं। एक को बोलते हैं अंतर्जात बल। क्या बोलते हैं? अंतर्जात बल।
है ना, और दूसरे को बोलते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात दो तरह के बल हैं। अच्छा, अंतर्जात अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि यह अंदर का बल है। अंदर का बल मतलब पृथ्वी के अंदर लग रहा है। जैसे मान लीजिए यह पृथ्वी है तो इसके अंदर जो बल लग रहा है ना, इस बल को हम क्या बोलेंगे? अंतर्जात बल। अंदर लग रहा है इसको बोलेंगे अंतर्जात, और जो बाहर लग रहा है उसको बोलेंगे बहिर्जात। तो अंदर जो लग रहा है ना, यह हो गया कौन सा बल? अंतर्जात बल, अंतर्जात। और जो बाहर लग रहा है ना, अब बाहर से जो बल लग रहा है इधर, जैसे हवा है, पानी है, नदियां हैं, हवा, तूफान, ये सारा बल लगाते हैं ना, तो इन सभी को हम बोलेंगे बहिर्जात बल। ऊपर से जो लगेगा वह लगेगा, इसको बोलेंगे बहिर्जात बल, और अंदर से जो लग रहा है उसको बोलेंगे अंतर्जात बल। तो अंतर्जात बल किसमें किसमें होगा? जैसे मान लीजिए कि अंदर से आता है भूकंप, तो भूकंप कैसा बल है? अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होता है। जैसे ज्वालामुखी फूटा, तो जो ज्वालामुखी है यह अंतर्जात बल से फूटा कि बहिर्जात से? अंतर्जात से। उसी तरह से प्लेटों में जो संचरण होते हैं, भूकंप आती हैं, ज्वालामुखी होता है, भ्रंश उत्पन्न होता है, यह सब अंतर्जात बलों का के कारण होता है। अच्छा, दूसरा जो बहिर्जात बल है, इसका मतलब है यह आउटर एक्सटर्नल फोर्स है, इसको बोलेंगे इंटरनल फोर्स। यह इंग्लिश में इसको इंटरनल फोर्स, इंटरनल मतलब अंदर से लगने वाला, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि जो बाहर लग रहा है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है यह, जैसे इसमें हवा है, तूफान है, नदियां हैं, वर्षा है, ये सारी जो चीजें हैं यह सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। जैसे नदी चल रही है तो फोर्स लगाकर कटाव कर रही है, हवा बह रहे हैं तो हवाओं के कारण घर्षण हो रहा है, पहाड़ों के चदरे परत दर परत टूट करके गिर रहे हैं, जो वर्षा हो रही है वह सीलन उत्पन्न कर रहा है, सीलन के कारण जो एक्सपेंशन है, जैसे तापमान बढ़ा तो प्रसार हुआ, फिर उसके बाद में तापमान घटा, ठंडा के दिन आ गया तो सिकुड़न हुआ, फिर गर्मी आया, फिर प्रसार हुआ, फिर ठंडा हुआ, फिर सिकुड़न हुई, बीच में बरसात आया, बरसात के पानी ने उसमें अंदर गया और परतों को कमजोर कर दिया, और जब परतें कमजोर हुई तो वह टूटना शुरू होती हैं, अपर्दन शुरू करती हैं। तो इनके द्वारा अपर्दन का क्रिया किया जाता है। क्या किया जाता है? अपर्दन। अच्छा, इनके द्वारा क्या किया जाता है कि इनके द्वारा किया जाता है निर्माण। जैसे निर्माण, कथी का निर्माण करेंगे? जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी आया, तो ज्वालामुखी आया तो यह क्या कर दिया? ये निर्माणकारी है ना। और यह जो अपर्दन की क्रिया है ना, इसको बोलते हैं विनाशकारी। क्या बोलेंगे? विनाशकारी। अच्छा, विनाशकारी हमने कहा, इसका मतलब ये समझो कि यह विनाश कर दिया। किसका विनाश किया? जिसका इसने निर्माण किया था। अच्छा, निर्माण किसका किया? जैसे मान लीजिए भूकंप आया, तो भूकंप किसका निर्माण करेगा? भ्रंश बना देगा। क्या बना देगा? भ्रंश। जैसे मान लीजिए कि भूकंप आया, गड्ढा बना दिया, तो भूकंप एक निर्माणकारी है कि विनाशकारी? निर्माण किया कि विनाश किया? उसने गड्ढा बनाई, गड्ढा बनाई इसका मतलब उसने निर्माण किया, तो यह निर्माणकारी है। जैसे इसने जो पर्वतें बनी हुई थी उसको इसने गिरा दिया, तो गिरा दिया तो समतल बनाया ना, तो बनाया इसका मतलब कि उसने निर्माण किया। तो भूकंप जो है निर्माणकारी है। जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा आंतरिक कोर है, यह मेंटल है, यह क्रस्ट है, तो यहाँ कोर में जो मैग्मा है ना, यह मैग्मा किसी दरार के माध्यम से जब ये बाहर निकलती हैं तो आकर के सतह पर एक विस्फोट के साथ उत्पन्न होती है और यह ज्वालामुखी कहलाती है। अच्छा, जब ज्वालामुखी बना तो इस ज्वालामुखी के जब ठंडा, मान लीजिए कि ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी हो गया, हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं इसको। जब ज्वालामुखी मृत होगा तो इस तरह के जो इसमें इरप्शन निकल रहा था, जो ज्वालामुखी से जो यहाँ से मैग्मा निकल रहा था ना, जब ये ठंडा हो गया तो ये क्या बना दिया? ये पर्वत बना दिया। तो पर्वत अगर बनाया, इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया? निर्माण किया। किसने?
भूकंप ने बनाया भ्रंश और इसने बनाया पर्वत। तो ज्वालामुखी भी क्या है, एक निर्माणकारी शक्ति है। ज्वालामुखी भी निर्माण किया, भूकंप भी निर्माण किया। तो यह इंटरनल फोर्सेस हैं जो निर्माणकारी हैं, जो निर्माण करने का काम करते हैं। क्या निर्माण किया, पर्वतों का निर्माण किया। इसने क्या किया, भ्रंशों का निर्माण किया, जिसमें जैसे समुद्र है, नदियां है, झील है। जो भ्रंश उत्पन्न किया उसमें जब पानी भर जाता है तो उसको हम झील बोलते हैं। और जो हवा है, तूफान है, नदियां हैं, वर्षा है, ये सब क्या करती हैं कि ये विनाशकारी हैं। जैसे मान लीजिए इसने पर्वत को बनाया, तो पर्वत को बनाया तो ये नदियां उसको काट काट करके उसको समतल बना देती हैं। मतलब प्रकृति ने जैसे बनाया था धरती, उस पर ना पहाड़ था, ना किसी प्रकार का गड्ढा था, ना ऊंचा था, तो इस सभी ऊंचाइयों को काट करके वो समतल बनाने का प्रयास करते हैं। जो हवाएं हैं वो भी कटाव करती हैं, वो भी समतल बनाने का प्रयास करती हैं। जो तूफान है वो भी समतल बनाने का प्रयास करती हैं। जो नदियां हैं, वर्षा है, ये सब के सब कटाव करके, अपरदन कर करके जो भी ऊंचा उठा हुआ संरचना है या जो गड्ढा है, जैसे मान लीजिए इसने भ्रंश बनाया और इसने पर्वत बनाई, तो इसने क्या किया कि इस पर्वत को काट करके भ्रंश में डाल दिया। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है कि ज्वालामुखियों ने पर्वत बना दिया, है ना, और भूकंप आया तो भूकंप ने यहाँ पर गड्ढा का निर्माण कर दिया। तो अब जो हवा है, पानी है, जो नदियां हैं, यह काट काट करके, अपरदन कर करके ला करके यहाँ पर जमा कर दें। और जब इसका अपरदन हुआ तो यह घटता गया, यह घटता गया और यह बढ़ता गया। फिर एक दिन क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब कि जो बहिर्जात बल हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, यह कटाव करके, अपरदन करके यह समतल बनाने का प्रयास करते हैं। जबकि जो अंतर्जात बल है यह निर्माणकारी है, ये निर्माण करते हैं, और जो बहिर्जात बल है वह समतल बनाते हैं। यह इसका जो अपरदन के सिद्धांत है, डेविस ने इसको बताया था कि कैसे अपरदन चक्र होता है, कि निर्माण की क्रिया होती है, फिर उसके बाद में उसके अपरदन की क्रियाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोगों को यही जानना है कि ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटों का एक ही कारण था कि यह कई जगह पर यह अंदर से प्रसार के कारण ये टूट गई, और टूटने के कारण यह अलग अलग खंडों में बंट गई। और यह जो अलग अलग खंड है ना, इसको हम बोलते हैं कि यह प्लेट है। अब इन प्लेटों के बारे में हमें समझना है। ये प्लेटों को देखते हैं कि आखिर प्लेट क्या होता है ना। इस स्थिति को देखिए, यह प्लेट है ना। इसको मैं आपको थोड़ा सा पहले इसको समझाता हूं, फिर इस पर मैं बात करूंगा। जैसे मान लीजिए कि प्लेट जो है ना, अभी हमने बताया है कि यह पृथ्वी का वह हिस्सा है जो प्रारंभिक दौर में निर्मित हुआ था। इसके ऊपर एक परत बन गई थी, और इस परत के ठंडा होने से अंदर का जो तापमान है वो लॉक हो गया, इसलिए अंदर वाला जो हिस्सा यह कोर के रूप में है। और यह जो परत जमी, यह हो गई मेंटल का हिस्सा। यह काफी कठोर परत है। जो तत्व यहाँ थे वहीं लगभग तत्वों की उपस्थिति यहाँ भी थी। तो अब बाद में क्या हुआ कि इसके संकुचन और एक्सपेंशन के कारण, जैसे मान लीजिए कि कुछ इसमें संकुचन हुआ और अंदर से एक्सपेंशन हो रहा है, बाहर से संकुचन हो रहा है, तो इसके कारण यह कई जगह से जो टूट गई ना, अब टूटने के कारण यह कई खंडों में बंट गई। अब यह जो खंडित हुए, यह कहलाए कि यह प्लेट है। यह प्लेट है, एक यह प्लेट है, यह प्लेट है। अलग अलग जो प्लेट आप देख रहे हैं ना, इन प्लेटों को समझिए कि अगर मान लीजिए कि इस कोर वाला जो हिस्सा है यह द्रवित अवस्था में है, मैग्मा यहाँ पर, और यदि 6000 डिग्री सेल्सियस पर कोई तत्व रहे तो उसमें उबाल आएगा कि नहीं। जैसे आपने दूध को गर्म करते हुए देखा होगा, जैसे उसमें उफान आता है वो नीचे से ऊपर की ओर उफान कर गिरता है। तो हम उसको 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, तब ये स्थिति है।
यहाँ जो तत्व उपस्थित है इसको हमने 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा है, तो क्या ये इसमें उफान आएगा कि नहीं आएगा? इसमें भी उफान आता है। और जब इसमें उफान आएगा तो यह ऊपर की ओर धक्का देगा, और जब ऊपर की ओर धक्का देगा ना, तो ये जो प्लेटें हैं इसमें संचरण होती है, इसमें टक्कर होती है। कभी ये दूर की ओर जाते हैं, कभी पास में। मान लीजिए कि नीचे से पानी के ऊपर आप जो प्लेट रखे हैं, अगर मान लीजिए कि लिक्विड है, उसके ऊपर आप कई प्लेटों को, टुकड़ों को सटा सटा कर रखें। पानी में जैसे ही हलचल होगी तो वो प्लेट हिलना शुरू करेगा, और जब हिलेगा तो यह हो सकता है कि यह इधर की ओर और यह इधर की ओर ऐसे चले, ऐसे टक्कर हो सकती है। या ये हो सकता है कि यह इधर की ओर ऐसे जा रहा है और यह इधर की ओर जा रहा हो, तो यह एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। फिर अगर मान लीजिए कि यह इधर की ओर आ रहा है और यह इधर की ओर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे यहाँ पर। फिर अगर मान लीजिए कि यह इधर की ओर जा रहा है और यह जो है ना ये इधर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से यह दोनों अलग अलग हट रहे हैं। ये हो सकता है कि यह दोनों आपस में ऐसे संचरण कर रहे हो, आपस में पैरेलल चल रहे हो, कि ना यह दूर जा रहे हैं ना पास आ रहे हैं। तो इस स्थिति में हो सकता है कि यह इधर की ओर खिसके या ऐसे की ओर खिसके। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो प्लेट है ना, इस प्लेटों में जो संचरण होगी, जो चलने की क्रिया होगी, वह होगी इस प्रकार से। अगर मान लीजिए कि यह प्लेटों का किनारा है, ये वाला किनारा जो यहाँ पर हमने बताया ना, यहाँ पर जो खंडित खंडित है, यह एक पार्ट है, ये पार्ट है, ये टूटा हुआ है। तो यह अगर मान लीजिए कि नीचे का जो मैग्मा, मैं थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, फिर मैं आगे की ओर इस पर बात करूंगा। क्लास के वीडियोस प्लेट, इस वीडियो को देखिए। ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है जिसमें जो मैग्मा है ना, उसमें ये उफान आ रहा है, और इसके उफान आने से ये वाला भाग देख रहे हैं ना, जो यहां पर इस हिस्से को देखिए आप, जहां पर उफान आ रहा है। अब इस उफान में क्या है कि ये वाला हिस्सा ये बाहर की ओर जा रहा है और ये वाला हिस्सा अंदर की ओर जा रहा है। यहां से देखिए ये अलग अलग हो रहा है, और अलग अलग हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें दरारें पड़ रही हैं। यहाँ पर देखिए ये दरार पड़ रहा है, और दरार पड़ने के कारण अंदर के जो मैग्मा है ना, यह मैग्मा बाहर की ओर आ सकता है। इस पूरे वीडियो को देखिए। अच्छा, ये वो वाला हिस्सा है जो हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कि ये तो अगर दूर दूर जा रहा है ना, अगर पानी हिल रहा है, अगर ये अंदर से उफान आ रहा है, तो ये क्या हो सकता है, ये धक्का ऐसे मार रहा हो, या एक जब ऐसे चलेगा एक इधर की ओर, और अगर मान लीजिए कि यह इधर की ओर जा रहा है और दूसरा प्लेट इधर से आ रहा है, तो आ रहा है तो ये ऐसे टकराएगी ना। तो जब टकराएगी तो वो वाला कंडीशन ये बन रहा है। आप इसको देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पर जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो यह जब दूर जा रहा है ना, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग प्लेट। ये दूर जा रहा है, इसके किनारे पर मैग्मा बाहर की ओर निकलना शुरू होता है, अंदर से मैग्मा बाहर आएगा। और जब ये स्थिति देखिए, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग प्लेट। कन्वर्जिंग करने का मतलब है कि यह एक नीचे जा रहा है और दूसरा इसके ऊपर से चढ़ रहा है, तो यह हो गया कन्वर्जिंग प्लेट। ऐसे इसके बीच की जो दरार है ना, आप यहां पर देखिए, यहां से मैग्मा निकलने का प्रयास कर रहा है। यहां से ये जो मैग्मा है ना, ये निकलने का प्रयास कर रहा था। थोड़ा सा और यहां से देखिए, यह चढ़ रहा है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, यह मैग्मा जो जा रहा था ना, अब ऊपर वाला परत के टूट जाने के कारण अब ये वाला परत जो है ना, ये फोल्ड हो गया, फोल्ड होकर टूटा तो यहां से ये ज्वालामुखी बाहर की ओर निकल गया। अब ये ज्वालामुखी है जहां पर भारी मात्रा में इस तरह से जो नीचे से लावा का उद्गार है, वो बहुत उच्चा स्तर तक
ये चंद्रमा को दिखाया जा रहा है इसलिए कि आप देखें कि इसकी जो ऊंचाई है ना, वो काफी ऊंचा तक इसका जो प्रवाह होता है वह काफी ऊंचा तक होता है। तो हेलो, उस वहां चलते हैं जहां पर अभी मैं आपको बता रहा था। इस कंडीशन को देखिए आप, यह वही वाला हिस्सा है जिसमें यह पृथ्वी से एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो अगर दूर जा रहा है तो बताओ कौन सा प्लेट होगा? इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो तब इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग प्लेट, या इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी। अपसारी प्लेट है जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अच्छा, यही प्लेटें जब एक दूसरे के समानांतर इस तरह से चल रही हो, मतलब एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, ये समानांतर है, तब हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट, या इसको बोलते हैं समानांतर। क्या बोलेंगे? समानांतर प्लेट। यह हो गया अपसारी प्लेट और यह हो गया समानांतर प्लेट। अच्छा, ठीक उसी तरह से जब यह एक दूसरे के सम्मुख जा रहे हो, मतलब कि यह इसके ऊपर जा रहा है और यह इसके नीचे की ओर जा रहा है, तब इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग प्लेट। इसको हम बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी मतलब जो एक दूसरे के सम्मुख आ रही हो, तब इसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी प्लेट। तो क्या है कि जो अपसारी प्लेट है यह एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो समानांतर प्लेट है वह एक दूसरे के सम्मुख रगड़ खा रही हैं, और जो अभिसारी प्लेट है यह प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं। तो जब ऊपर चढ़ेगी तो आइए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इस अभिसारी प्लेटों के बारे में एक बार बात करते हैं। यह जो प्लेट है यह अभिसारी प्लेट है ना। और अभिसारी प्लेटें क्या होती हैं कि, अच्छा, आपको जो जानने वाला चीज है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, पहले मैं इस पर एक बार डिस्कस कर लूं। जो आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा यही प्रश्न आपके एग्जाम के लेवल पर पूछे जाते हैं कि प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लेट कितने प्रकार के हो गए? जो प्लेट है यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको बोलेंगे हम अभिसारी प्लेट। क्या बोलेंगे? अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट कैसे चलेगा? एक दूसरे के सम्मुख अगर ऐसे आ रहा है, टक्कर खा रहा है, तब यह क्या हो गया? अभिसारी प्लेट। तो अभिसारी प्लेट ये वाला है, देख रहे हैं ना, यह एक दूसरे के सम्मुख आ रहा है, इसको हम बोले कि अभिसारी प्लेट है। दूसरा जो प्लेट है ना उसको हम बोलते हैं अपसारी प्लेट। क्या बोलेंगे? अपसारी। अपसारी कहने का मतलब है डाइवर्जिंग प्लेट। डाइवर्जिंग प्लेट कहने का मतलब है कि यह एक दूसरे के पास आ रहा हो कि दूर जा रहा हो। जब दूर जाएगा एक दूसरे से, जब एक दूसरे से दूर, तो दूर जाएगा तो डाइवर्जिंग, पास आएगा तो कन्वर्जिंग। तो पास आ रहा था तो अभिसारी, दूर जा रहा तो अभिसारी, अपसारी। अच्छा, तीसरा जो प्लेट है ना यह एक दूसरे के समानांतर है, ऐसे रगड़ खा रहा है, आगे पीछे दोलन कर रहा है। तो दोलन कर रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं समानांतर प्लेट। समानांतर प्लेट है। यह 3 प्रकार की प्लेटें हैं हमारा। अच्छा, इन तीनों प्रकार के जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के द्वारा इसमें जो संचरण होती है, इस संचरणों के कारण धरातल पर अलग अलग कई तरह के संरचनाओं का निर्माण होता है। और यह जो संरचनाएं हैं, यही संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं, जिससे वो उचावच बोलते हैं। उचावच मतलब कि इसके द्वारा, जैसे मान लीजिए कि यह अभिसारी है, अपसारी है। अपसारी है मतलब यहां से निकल रहा है, तो यहां पर इसके किनारे पर बना दिया इस तरह का, ये मैग्मा निकला और इस पर बना दिया आप इस तरह से पहाड़, तो ये ऊंचा हो गया ना। पहले यहां पर समतल था, अब यहां पर ऊंचा हो गया। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि यह जो प्लेट है यहां से, जैसे मान लीजिए कि यह अभिसारी प्लेट है, तो अभिसारी प्लेट है तो यहां पर एक दूसरे के सम्मुख चढ़ रहा है, तो चढ़ रहा है तो इसके ऊपर इस तरह से निर्माण कर देगा ना, ऐसे चढ़ते 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 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक पर्वतीय संरचना को बना दिया, ऐसे पर्वत बना दिया।
यह आपस में रगड़ खा रहा है तो यहाँ भूकंप आया तो ये गड्ढा बना दिया ना। मान लीजिए कि यहाँ पर भूकंप आया, रगड़ खाया, तो यहाँ पर एक गड्ढे का निर्माण कर दिया। तो यह ऊंचाई को बनाया, इसने गड्ढा को बना दिया। तो अगर इसको इस तरह से आप समझिए कि अगर किसी धरातल पर जो समतल हिस्सा है, यह है पृथ्वी का समतल भाग, है ना, और भूकंप आया तो इसने यहां पर बना दिया गड्ढा। क्या बना दिया? गड्ढा बना दिया। तो गड्ढा बनाया तो यह हो गया अवच। इसको क्या बोलेंगे? अवच। अवच मतलब नीचे, नीचे गड्ढा। और जब दो प्लेटें जब आपस में टकराई, जब अभिसारी हुई, तो एक दूसरे के ऊपर, मान लीजिए इधर से एक प्लेट आ रहा था और एक प्लेट इधर से आ रहा था। अब ये दोनों प्लेटें, यह नीचे की ओर जाने लगा या इसके ऊपर की ओर ऐसे चढ़ने लगा। तो चढ़ते चढ़ते इस तरह से एक संरचना बना दिया ना। तो ये ऊपर जो गया ये कहलाएगा कि ये पर्वत है। तो पर्वत बना दिया तो ऊंचा हो गया। ये समतल वाला भाग है, ये था समतल। तो समतल से कुछ ऊंचा हो गया, ये हो गया ऊंचा, और ये हो गया नीचा। तो इसी दोनों को एक शब्द में बोलेंगे उच्चावच। मतलब कि इसमें उच्च भी है और अवच भी है। उच्च और यह अवच, तो दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? उच्चावच। तो उच्चावचों का निर्माण करता है। यह जो प्लेटों का जो संचरण है, यही संचरण कई उच्चावचों का निर्माण करता है। और यही उच्चावच जो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल हैं, इनके द्वारा एक बनाता है, दूसरा उसको समाप्त करता है। एक बनाता है, दूसरा समाप्त करता है। तो इन बलों के कारण जो होने वाली जो घटनाएं हैं, जो अंतर्जात बलों के कारण जो घटना है, इन अंतर्जात बलों के घटना को एक बार आप देख लें कि अगर मान लीजिए कि अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल मतलब कौन होगा? बोलिए। एक है भूकंप है हमारा, और दूसरा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। तो अगले क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप का कई प्रकार हैं, कैसे ये एक्शन लेता है, उसी तरह से ज्वालामुखियां कैसे फटती हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद।